सोसाइटल रिफॉर्म्स इज वाइटल फॉर ब्रिजिंग द जेंडर गैप, मतलब इन लेबर मार्केट। ये जो टॉपिक है ना, मतलब इनको क्या बोलूं, इसको जो आईक्यू हाईपी किया गया। अभी देखिए, श्रम बाजार में लैंगिक अंतर को पाटने के लिए सामाजिक सुधार महत्वपूर्ण। इसका मतलब है कि श्रम बाजार में लैंगिक अंतर। अब श्रम बाजार में लैंगिक अंतर का मतलब क्या हो गया, जरा इसको यहां पर समझा दूं, आप टॉपिक यहीं खत्म हो जाएगा। श्रम बाजार में लैंगिक अंतर का मतलब होता है कि मेल और फीमेल के कंपेयर में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसमें मेल केंद्रीय भूमिका में है, जरा याद रखेगा। यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जो भी रोजगार उपलब्ध है इस बाजार में, भारत और विश्व दोनों स्तरों पर देखेंगे तो महिलाओं के कंपेयर में पुरुष की भूमिका व्यापक है। एक चीज, और यह किस आधार पर एडिटोरियल राइटर ने लिखा है, वो यहां इन्होंने लिखा है 2022 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आता है उसके आधार पर। और भारत की रैंकिंग क्या थी आप यहां पर देख सकते हैं। इंडिया एट 146 में 135वीं थी, जिसमें इन्होंने 4 चीज के आधार पर बताया है कि ग्लोबल जेंडर गैप निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वो पहला है पॉलिटिकल इंपावरमेंट, सेकंड है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, तीसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट और चौथा हेल्थ एंड सर्वाइवल। लेकिन उन्होंने पकड़ लिया है इसी पॉइंट को, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। अगर इस स्तर पर देखें तो 146 देश में हमारी रैंकिंग 143 और इसमें हमसे पीछे केवल ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। हम कहां पर खड़े हैं आर्थिक भागीदारी और अपॉर्चुनिटी में, ये इन्होंने यहां पर बहुत अच्छे से बताया और इसी के आधार पर इन्होंने एडिटोरियल लिखा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका हो जाता है आईक्यूआईपी। आई होप आप मुद्दा समझ गए, ठीक है, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिन 4 आधारों पर निकालता है ग्लोबल जेंडर गैप, उसमें आर्थिक भागीदारी और अवसर एक आधार होता है। उस आर्थिक भागीदारी और अवसर पर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 146 देशों की रैंकिंग में 143 पर है और हमसे पीछे केवल ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। इसका मतलब भारत की स्थिति आर्थिक भागीदारी और अवसर के स्तर पर लैंगिक रूप से काफी विषम है, काफी कमजोर है। तो एडिटोरियल राइटर यहां क्या कह रहे हैं जरा समझिएगा, वो एक ही बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सामाजिक सुधार महत्वपूर्ण है। अब आइए जरा, यही है यूपीएससी, इसीलिए इन अखबारों को पढ़ना महत्वपूर्ण, सामाजिक सुधार महत्वपूर्ण। कॉमनली तो ये नीतिकारों का विषय है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाते हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस प्रकार से आर्थिक नीतियां बनाए, इस प्रकार से सामाजिक नीतियां बनाए, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, पोषण की, कि महिलाएं केंद्रीय भूमिका में है। लेकिन ये करेंगे ना 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 तो सामाजिक नीतियों पर मैं चर्चा करूंगा और ना ही मैं आर्थिक नीतियों पर चर्चा करूंगा। मैं आर्थिक भागीदारी और अवसर पर बात तो कर रहा हूं, लेकिन मैं बात करूंगा सामाजिक सुधारों की। तो वो सामाजिक सुधार क्या होगा, आइए एक आईक्यूआईपी दिखा देते हैं, उसी से समझ में आपको आ जाएगा। 2020 का निबंध, पितृसत्ता की व्यवस्था, पैट्रियार्की, पितृसत्ता की व्यवस्था नजर में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है। पैट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस्ड येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। अब बताइए, आप सोचिए, इस एडिटोरियल में पूरी बात यही की गई जो मैंने आपको उस प्रश्न बता दिया। पढ़ते जाइए, इसमें यही मिलेगा, अभी मैं आपको छोड़ दूंगा, आप इसको पढ़िएगा, आपके पास तो कंटेंट अभी आएगा ही आएगा। यानी देख सकते हैं यूपीएससी को कैसे डील करना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता टॉपिक क्या, इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी कैसे डील होगा। तो इस निबंध में कहा गया सामाजिक सुधार, इसका मतलब है पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जिसने एक ऐसी व्यवस्था का सृजन किया जिसमें महिलाओं को द्वितीयक माना जाता है। जिन्होंने कहा पितृसत्ता की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता, और यह भी कहा, देखिए, पितृसत्ता की व्यवस्था यानी सामाजिक सुधार में इन्होंने पितृसत्ता पर फोकस किया कि पितृसत्ता की व्यवस्था मजबूत कीजिए, तभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आर्थिक भागीदारी और अवसर में जहां भारत की रैंकिंग बहुत कमजोर है वह मजबूत हो पाएगी और संपूर्ण विश्व की हो पाएगी। ध्यान रखिए, एक बात तो खत्म हो गई। अब दूसरा बात, उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए इसमें जो डिस्कशन किया वो डिस्कशन ये किया है कि अगर हम यह मान करके चलते हैं कि शिक्षा व्यवस्था से आर्थिक समानता और अवसर मिलता है तो ये हमारी भूल है। और इन्होंने डेटा दिया है, भारत के सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य, नाम क्या है, केरल, और केरल का डेटा देते हुए कहा है कि सबसे ज्यादा जो साक्षर महिलाएं हैं वो केरल में है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं अगर रोजगार से वंचित हैं तो वो केरल में ही है। अब उसके बाद उन्होंने रीजन दिया कि अगर वो संपन्न है तो भी लेबर पार्टिसिपेशन में उनकी भूमिका कम है। उसके पीछे रीजन है कि उनके घर के सदस्य पुरुष स्त्रियों को रोजगार देने के पक्ष में, यानी उनको लगता है कि जो वो कमा रहे हैं वो घर के लिए पर्याप्त है। तो इसी पितृसत्ता की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। यही इतना इसमें मुझे बताना था, बाकी लिखा हुआ आप आसानी के साथ पढ़ लीजिए। GS1 सोसाइटी, यूपीएससी में महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन 2014 में यहां से भी प्रश्न आ चुका,
भारत में एक मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला की अवस्थिति को पितृतंत्र यानी पैट्रियार्की किस प्रकार प्रभावित करता? हाउ डज पैट्रियार्की इंपैक्ट द पोजीशन ऑफ अ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन इन इंडिया? यहां पर वर्किंग वुमेन पूछा लेकिन पितृतंत्र पूछा, इसलिए मैंने पैट्रियार्की पर फोकस किया। तो व्हाट इज द इश्यू जिस पर एडिटोरियल लिखा गया, आप सबको ये सब बात क्लियर हो गया है। ध्यान रखिएगा आप, जेंडर गैप, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जेंडर गैप का मतलब क्या है, यानी जो टॉपिक उसको यहां डिफाइन भी मैंने कर दिया जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो श्रम बल की भागीदारी में लैंगिक अंतर का मतलब होता है कामकाजी उम्र की महिला और पुरुष के प्रतिशत के बीच अंतर, यानी कामकाजी उम्र में पुरुष और महिला के बीच में काम करने के अंतर को ही हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जेंडर गैप कहते हैं। पुरुषों की भागीदारी ज्यादा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, यानी जितना श्रम उपलब्ध है किसी भी देश के लिए उसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की काफी कम, इसी को बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जेंडर गैप। अब ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, व्हाट इज जेंडर गैप इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, फिर आगे क्वेश्चन बनाए तो कम से कम एक परिभाषा मैंने आपको रटा दी, एक डेफिनेशन यहां पर दे दी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जेंडर गैप क्या है, और हर जगह है, याद रखिएगा। हालांकि विश्व बैंक कह रहा है कि यह अंतर कम हो रहा है, लेकिन जो ये कम भी हो रहा है वो इसलिए नहीं कि महिलाओं को अवसर ज्यादा मिल रहा है, बहुत से पुरुष सब यानी काम करने के अनिच्छुक दिख रहे हैं, तो सिंपल वो सबको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू ओईसीडी की अर्थव्यवस्था का अगर आप समग्र विकास करना चाहते हैं तो महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। क्यों? क्योंकि अगर महिलाएं वित्तीय रूप से स्वतंत्र होती हैं तो गरीबी और असमानता कम होती है, याद रखेगा। अब आता है कि इसका रीजन क्या, श्रम बल भागीदारी, तो ये समान अवसरों का अभाव। भाई ऑब्वियस है, महिलाओं को समान अवसर नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो डिमांड पक्ष की ओर से समस्या है, ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। और सप्लाई साइड का मतलब है कि महिलाएं भी चाहती नहीं है कि वो रोजगार करें, क्योंकि वही उनको एक हाउसवाइफ के रूप में बचपन से डेवलप कर दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है, क्या शिक्षा कम श्रम बल भागीदारी को कम कर सकती है? ठीक है, यदि पुरुष और महिला समान रूप से योग्य या शिक्षित है, उन्हें रोजगार के समान अवसर प्राप्त है, ठीक है ना, तो ऑब्वियस है एक अच्छा फैक्टर तो है एजुकेशन, लेकिन 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 पुरुषों और महिलाओं के समान रूप से शिक्षित होने के बावजूद पुरुषों के पक्ष में लगातार अंतर क्यों है? यानी ये सत्य बात है, ये सत्य बात है कि शिक्षा अगर मिले पुरुषों और महिलाओं को बराबर तो ऑब्वियस है वर्क लेबर पार्टिसिपेशन में दोनों की भूमिका अच्छे ढंग से या बेहतर ढंग से सुनिश्चित होगी। लेकिन फिर एडिटोरियल राइटर कहते हैं कि ये कभी कभी सैद्धांतिक रह जाता है। क्यों? केरला का एग्जांपल, पुरुषों और महिलाओं के समान रूप से शिक्षित होने के बावजूद पुरुषों के पक्ष में लगातार अंतर है, यानी जो रोजगार है उसमें भागीदारी पुरुषों की ज्यादा है। तो यहां वही बताया गया, केरल में लगभग समान पुरुष और महिला साक्षरता है, लेकिन केरल का एक माइग्रेशन सर्वे 2013 और 18 में प्रकाशित हुआ, उसके अनुसार कि महिला शिक्षा से श्रम बल की भागीदारी में अंतर नहीं आता है, याद रखिएगा, क्योंकि जो ज्यादा शिक्षित महिलाएं हैं वो श्रम बल में भाग नहीं ले रही हैं। तो राइटर क्यों कह रहे हैं कि समाज ऐसा क्यों हो रहा है कि महिलाएं पढ़ी लिखी फिर भी रोजगार में भागीदारी नहीं करी, तो समाज महिलाओं को घर से बांधता है। अब आप देख सकते हैं कैसे, क्योंकि उनकी भूमिका सुनिश्चित कर दी गई है कि वो यानी घरेलू भूमिका निभा सकती हैं। और दूसरा है कि अगर स्त्रियां स्वतंत्र हो जाएंगी तो कहीं न कहीं स्त्रियों की वित्तीय स्वतंत्रता उन पर पुरुषों के नियंत्रण की सीमा को निर्धारित कर देगा। इसके अलावा कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक कारक होते हैं, जैसे केरल में मुस्लिम महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी सभी धर्मों की महिलाओं की तुलना में सबसे कम है। तो ऐसे में राइटर कहते हैं कि सामाजिक मानदंड बदलिए, तभी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और उसको करने के लिए पितृसत्ता की मानसिकता को खत्म करना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा करते हैं तो 2030 तक हम सतत विकास लक्ष्य नंबर 5 भी प्राप्त कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं, यानी पैट्रियार्की एक बहुत बड़ा रीजन है, उसको बदले बगैर हम वर्क लेबर पार्टिसिपेशन में मेल और फीमेल की बराबरी सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बेहतर ढंग से नहीं मिल पाएगी, और ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंकिंग नीचे रहेगी। तो आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। तो अब आप देखिए यूपीएससी को कैसे पकड़ना है कि किसी भी एंगल से हमने ग्लोबल जेंडर गैप के 4 एंगल में से एक एंगल के माध्यम से इस एडिटोरियल को पकड़ा, और जिसमें साफ कहा कि सामाजिक मानदंडों में बदलाव की जरूरत है।